Hello everyone. So guys, my name is Vinit Kankre. I am your कॉन टीचर at this wonderful channel MBA वाला by PW. So दोस्तों, इनमैट की जो अपनी सीरीज है उसमें आपने पिछले क्लास में देखे बढ़िया क्वेश्चंस थे, साथ में आपने डेटा सफिशिएंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखा। अब आज भी हम उसी तरह क्वेश्चन का सिलसिला शुरू रखेंगे। तो बस बिना किसी देरी के, नो बकवास, सीधी बात, शुरुआत करते हैं इनमैट का मेरा लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम देखने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी इंटीजर पेयर्स एक्स कॉमा वाई। तो आपको पेयर्स निकालना है, कितनी ऐसी पेयर्स है एक्स कॉमा वाई की जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है। गाइस, अब ये रूट एक्स प्लस रूट वाई है और आपको ये भी पता है कि एक्स और वाई कंपलसरी क्या चाहिए आपको, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, नाउ गाइस, अब इसको यार कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते चलो। आपको बस बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि रूट 729 क्या होता है, 27। तो गाइस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये ऐसे अगर मैं लिख दूं, ये रूट एज इट इज, बाहर का रूट एज इट इज, यहाँ पे 9 है ना, रूट 9 फिर से 3 और ये एंटायर रूट 729 अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 27। ये हो गया 27। तो मुझे बताओ गाइस, ये 3 इंटू 27 ही हो गया 81 एंड रूट 81 कितना होगा, रूट 81 हो जाएगा 9। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट मतलब मैं अंदर से बाहर निकल रहा हूँ एक एक चीजों को सॉल्व करते हुए। तो ये 27 और ये मन ही मन हो जाना चाहिए, ये 27 इंटू 3 81, 81 का रूट होता है 9, तो फिर से 9 इंटू 9 आएगा, राइट। देखो ये 81 हुआ, तो ये 9, तो दो रूट के बाद 9 एज इट इज, और ये एंटायर रूट कितना हुआ, रूट 81 इज 9। फिर से गाइस, रूट 81 कितना हो जाएगा, 9। तो अब आपके पास कितना, रूट 81 इज 9 और अब फाइनली बचा रूट 9 इज 3। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना सब सॉल्व करके, और ये मन ही मन हो जाना चाहिए। 27 इंटू 3 81, 81 का रूट 9, 9 इंटू 9 81, 81 का रूट 9, 9 का रूट 3। सो गाइज, ये जो दो इंटीजर है x और y, उनका रूट में टोटल जो है रूट x प्लस रूट y का समेशन आ रहा है 3। और आपको अब देखना है ऐसी कितनी इंटीजर पेयर है x और y की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। गाइज, अब आपको देखो, सबसे पहले तो इंटीजर बोला है x और y, लेकिन वो भी कहाँ डाल दिया है, रूट में। अगर x और y को स्क्वायर रूट में डाल दिया है तो मुझे बताओ ना गाइज, ये निगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर वो स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती, ये हमने सीखा है ना। तो अब मुझे बताओ, उसने सिर्फ इंटीजर बोला, बट ये रूट का स्ट्रक्चर देख के मैं ये भी समझ गया कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या जीरो हो सकता है। स्क्वायर रूट में जीरो चलता है, पॉजिटिव चलता है, निगेटिव नहीं चलता। तो गाइस, अब आपको टोटल 3 देना है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हुए, ऑफकोर्स इन दोनों का जो टोटल है वो 3 आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, मतलब आपको रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज लेनी है जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज लेनी है। इंटीजर फॉर्म में तो लेना ही था, रूट देख के हमने बोल दिया कि पॉजिटिव या जीरो ही लेना है, निगेटिव नहीं। और ऐसी वैल्यू लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि फिर उनका रूट सॉल्व करके इंटीजर आएगा, राइट। तो अब ऐसे कौन कौन सी पेयर है देख लो गाइस। अगर मैं x को 4 बोल दूं और y को 1 बोल दूं, तो x को 4 और y को 1 बोल दूं, बराबर, तो ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 4 प्लस रूट 1 इज 3। यस, रूट 4 कितना होता है 2, रूट 1 कितना होता है 1, और ये 3 हुआ, बिल्कुल हुआ। तो गाइज, एक पेयर तो आपको मिल गई 4,1। आपको x और y की पेयर काउंट करनी है ना, एक पेयर बन गई 4,1। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, 4 और 1 को अदला बदली कर दूं, क्योंकि 4 और 1 ये एक पेयर हो जाएगी। वही अगर मैं x को 1 बोल दूं और y को 4 बोल दूं गाइस, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस रूट 4। फर्क क्या पड़ेगा ना, ये तो 1 हुआ, ये तो 2 हुआ, टोटल इनका 3 ही होगा। लेकिन गाइस, आपके लिए जो पेयर है वो अलग बन गई ना, 4,1 ये अलग पेयर है, 1,4 ये अलग पेयर है, तो अगली पेयर बन गई आपकी 1,4। उसके बाद गाइज, अगर मान लो मैं x को 9 ले लूं, x को 9 ले लूं और y को 0 ले लूं, खेल खत्म। ये हो गया रूट 9 प्लस रूट 0 3। यस, 3 प्लस 0 ये 3 मिलेगा। अगेन गाइज, रूट में 0 चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, बट निगेटिव नहीं। तो ये मिल गया आपको। एंड अब आप समझ गए होंगे, जैसे हमने यहाँ 9 और 0 लिया, उसी तरह हम 0 और 9 भी तो ले सकते हैं। यानी x को 0 और y को 9, तो ये रूट 0 प्लस रूट 9 क्या ये 3 होगा, बेशक 3 होगा। और ये चीजें मन ही मन, जैसे मैंने कहा, हो जाती है। तो यह आपको पेयर मिला 0,9। इसके अलावा आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपको नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए x और y, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही रूट सॉल्व होगा, और रूट सॉल्व होगा तभी ये इंटीजर आएगा। साथ में इंटीजर तो बोल ही दिया था, यानी फ्रैक्शन तो सोचना ही नहीं है, उसमें भी निगेटिव सोचना नहीं, क्योंकि रूट में निगेटिव आता नहीं है। तो घूम फिर कर बस इतनी पॉसिबल पेयर बनी। अगर आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 रखो, तो अगर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 रखो, तो बराबर यहां पे डालने के बाद इस 4 और 1 को या 1 और 4 को टोटल सॉल्व होने के बाद 3 मिल रही है। सॉल्व करके भी दिखा दिया। किसी एक स्टूडेंट के मन में भी अगर डाउट होगा, डायरेक्ट पेयर बता देता तो शायद किसी को डाउट हो जाता। अब तो नहीं होगा, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। देन गाइस, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 9 और y 0 रखो तो भी सॉल्व हो रहा है, एग्जैक्ट इक्वालिटी मैच हो रही है। या फिर x 0 और y 9 रखो तो
तो ये टोटल 4 है, उसके अलावा आप और सोच लो, नहीं मिलेगा गाइस। सो टोटल 4 पॉसिबल पेयर्स आर देयर जो कि इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। और आपको वही पूछा था हाउ मेनी इंटीजर, सारे इंटीजर फॉर्म में है। तो ये हो गया 4 इज द आंसर गाइस, ऑप्शन डी आई गेस है ना, डी था। यस चलो गाइस इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म जिसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी AP बोल दिया है क्वेश्चन ने, और Sn ही दिया है सिंबल, जो कि n के फॉर्म में दे दिया है, n 4n स्क्वायर माइनस 3n। नाउ गाइस अब मुझे बताओ, अगर आपको बोल दिया है देन फाइंड द सम ऑफ 7th टर्म एंड 11th टर्म। यार एपी में 7th टर्म 11th टर्म कोई भी टर्म निकालना बड़ा आसान है, बस आपको ए पता चल जाए और डी पता चले जाए। तो गाइज अब वो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि क्वेश्चन ने एसएन का फॉर्मूला दे दिया। और आपको पता है किसी भी सीरीज में S1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज होता है। ये हमेशा मैं बोलता हूं, मान लो देखो ये कोई सीरीज है, इसमें सम ऑफ 3 टर्म आपको 12 मिलेगा, सम ऑफ 2 टर्म आपको 6 मिलेगा, लेकिन सम ऑफ 1 टर्म, अरे S1 का मतलब क्या है, Sn यानी सम अप टू n टर्म। अगर मैं n की जगह 1 रख लूं तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अरे एक टर्म का समेशन क्या होगा, सिंगल टर्म का समेशन आप कैसे निकालोगे, टर्म इटसेल्फ, है ना। S3 मतलब 3 टर्म्स का समेशन, S2 मतलब 2 टर्म का समेशन, लेकिन S1 मतलब सिंगल टर्म का समेशन होता है द टर्म इटसेल्फ। तो गाइज S1 मतलब होता है पहली टर्म ऑफ द सीरीज। तो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे पहली टर्म मिल जाएगी, तो ये हुआ 4 माइनस 3 1। गाइज अगर मैं S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 2 टर्म्स, बराबर। तो सम ऑफ 2 टर्म्स, उसके लिए देखो जहां जहां, पहले तो मैं समेशन ऑफ 2 टर्म निकाल लूंगा, जहां जहां n है वहां पे 2 रख रहा हूं, माइनस 3 इंटू 2, ये कितना हो 4 4 16 माइनस 6 10। तो गाइज अब मुझे बताओ, पहली टर्म आपको मिल गई। मैंने पहले ही कहा कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो सम ऑफ 1 टर्म के बराबर होती है, या जो सम ऑफ 1 टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गई 1, सेकंड टर्म आपको नहीं पता, गलती से इसको सेकंड टर्म मत बोल देना गाइज, ये तो सिर्फ क्या है, सम ऑफ 2 टर्म है। इन 2 टर्म का समेशन अगर 10 है तो बच्चा भी बोल देगा कि सेकंड टर्म आएगी 9। यार सेकंड टर्म 9 आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सम ऑफ 1 टर्म के बराबर है, बराबर। यही आपका ए हुआ, जिसको हम फर्स्ट टर्म एपी की बोलते हैं। देन सम ऑफ 2 टर्म्स, जब मैं n की जगह 2 रख दूं तो आपको 10 मिला। तो 2 टर्म का समेशन अगर 10 चाहिए और फर्स्ट टर्म 1 है तो दूसरी टर्म 9, खत्म गाइज। ये अब एपी आपकी फॉर्म हो जाएगी 1,9। अब आपको पता है अगर ये एपी है तो यहाँ एपी इज ऑल अबाउट कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है गाइज, डिफरेंस दिख रहा है 8 का। तो 8 से अगर मैं सीरीज को बढ़ाऊं तो उसने मुझे बोला है 7th टर्म और 11th टर्म का समेशन, तो 7 टर्म निकाल लो यार। अगेन आपको पता है एपी में कोई भी इंडिविजुअल टर्म अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है ना। तो 7th टर्म निकालनी है तो T7 ए यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बता दो क्या है 1, फर्स्ट टर्म इज 1। नाउ प्लस n माइनस 1, 7 है, n की वैल्यू देखो मैंने 7 रखी, तो 7 माइनस 1 6 इंटू डी, डी कितना है आपका गाइस 8, डी है 8। हालांकि आप समेशन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि सम ऑफ 7 टर्म में से सम ऑफ 6 टर्म हटा दो, आपको 7th टर्म मिलती है। 7th टर्म निकालने का एक तरीका ये भी है कि सातों टर्म के समेशन में से पहले 6 टर्म का समेशन हटा दो। जैसे गाइज यहां देख लो, अगर मुझे तीसरी टर्म निकालनी है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं ना, तीनों के समेशन में से, तीनों का समेशन क्या है 12, उसमें से मैं 2 का समेशन हटा दूं तो देखो बराबर तीसरी टर्म मिली। तो सातों टर्म के समेशन में से S7 में से अगर मैं S6 हटा दूं, 6 टर्म्स का समेशन हटा दूं तो मुझे T7 मिलता है, 7th टर्म जो हमें चाहिए। साथ में 11th टर्म भी कैसे निकालूंगा, 11 टर्म के समेशन में यानी S11 में से मैं S10 हटा दूंगा, 11 के समेशन में से 10 टर्म का समेशन हटा दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। याद रखना हमेशा T7 आप S7 माइनस S6 से निकाल सकते हो, और S का फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है तो आप बिल्कुल इससे भी जा सकते हो। T11 आप सम ऑफ 11 टर्म, पूरे 11 टर्म के समेशन में से 10 टर्म का समेशन हटा दो, इससे भी निकाल सकते हो। और एस का फॉर्मूला आपके पास है, बस यहाँ 7 और 6 रख के माइनस कर देना था, 11 और 10 रख के माइनस कर देना था, 2 टर्म मिल जाती ऐड कर लेते। वही मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने सीक्वेंस निकालना भी आपको सिखा दिया कि अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो फर्स्ट टर्म का समेशन ये फर्स्ट टर्म इटसेल्फ होती है, और उसमें फिर 2 टर्म का समेशन मिला। तो अगर मुझे पहली टर्म पता है, दोनों टर्म का समेशन पता है, तो दूसरी टर्म मैंने निकाल ली, बराबर, और ये एपी मिल गई। एपी है कॉमन डिफरेंस 8 है, खत्म। तो हमारे पास 7th टर्म निकालने का फॉर्मूला है 7 माइनस 1 6 इंटू कॉमन डिफरेंस 8, तो ये कितना आ गया इस 49, 48 प्लस 1 49। और वही 11th टर्म, फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगी, 11 माइनस 1 10, कॉमन डिफरेंस 81, और इनका समेशन देख लो कितना आ गया गाइस 130। सो 130 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस।
सी ही है राइट चॉइस। चलो गाइस बढ़ेंगे आगे, एकदम आसान क्वेश्चन देखो। द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स इन अ टाउन हैज बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल डॉग्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है टाउन में। इनिशियली द पॉपुलेशन, तो इनिशियल पॉपुलेशन आपको दे रखा है 300 एंड इट इंक्रीज टू 510 इन द नेक्स्ट ईयर। तो तुरंत अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में वो 510 हो गया। पहले 300 था, अब 510 हो गया इन द नेक्स्ट ईयर, यानी एक ही साल में। तो आपको सिंपली बोला है परसेंट इंक्रीज इन द डॉग पॉपुलेशन। गाइस आपको पता है ना एडॉप्टिव पैटर्न होता है एनमैट में। तो एनमैट में कभी कभी क्वेश्चन पहला बड़ा आसान आता है, अगर आप वो करेक्ट करते जाओ, हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करेक्ट करते जाओ, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते जाती है। इसको ही बोलते हैं एडॉप्टिव पैटर्न। और वो अगर आप रॉन्ग करो तो डिफिकल्टी लेवल कम होती है। तो यस, एनमैट में ऐसी लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनिशियल बेस पे। अगर आप करेक्ट करते जाओ तो थोड़ी थोड़ी लेवल अप होती रहेगी, फिर भी कैट जितनी तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइज अब देखो यार, परसेंट इंक्रीज निकालना है। बच्चा जानता है कि दो सिचुएशन के बीच में अगर परसेंट इंक्रीज निकालना है तो सिंपल सी बात है, जितने से भी इंक्रीज हो रहा है वो न्यूमरेटर में रखो, ओरिजिनल जो है इनिशियल जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखो, क्योंकि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हम हमेशा इनिशियल यानी कि ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं इंटू 100। निकालना है कितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंट, तो जितने से भी इंक्रीज हो रहा है उसका परसेंट निकालना है, जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में, इनिशियल हमेशा डिनोमिनेटर में, इंटू 100। खत्म गाइज, ये हुआ 70%। आंखों में सॉल्व हो जाए ऐसा ये क्वेश्चन था गाइज। ऑप्शन बी, राइट, बी, हाँ। सो बढ़ते हैं आगे। अ कैट शेल्टर ऑर्गेनाइज अ डोनेशन ड्राइव टू रेज फंड। तो एक भाई कैट शेल्टर होम है, उसने एक डोनेशन ड्राइव फंड रेज करने के लिए ऑर्गेनाइज की है। इनिशियली दे सेट अ गोल ऑफ ₹20,000। सो गाइज इनका टोटल जो गोल है वो कितने अमाउंट का है? ₹20,000 का है, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राइव दे रिसीव डोनेशन टोटलिंग ₹12,000 और उनको 12,000 ऑलरेडी मिल चुका है। तो 12,000 अगर उनको ऑलरेडी मिल चुका है गाइस, तो अभी भी रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है 8,000। रिमेनिंग है 8,000। चलो, टू मीट देयर गोल दे रिसीव्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब यार अभी भी उनका गोल अकम्प्लिश नहीं हुआ है ना, अभी भी 8,000 पेंडिंग है। तो टू मीट देयर गोल यानी 8,000 और उनको चाहिए। सो दे रिसीव्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। गाइज 40% ऑफ टोटल अमाउंट नहीं, 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। इसलिए देखो मैंने यहाँ पहले रिमेनिंग निकाल ली, 20 में से 12 जम गए हैं, 8,000 रिमेनिंग है। और अब वो बोल रहा है कि 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट यानी 8,000 आर फ्रॉम जेनरस डोनर। सो गाइस जो जेनरस डोनर थे उनसे उन्होंने 40% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ले लिया। गोल उनको अकम्प्लिश करना है। तो पहले तो 12,000 अच्छे से जम गए, अब नहीं जम रहे तो वो यहाँ वहां से ट्राई कर रहे। तो जो जेनरस डोनर है उन्होंने बोला कि तुम्हारी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 8,000, ठीक है, इसका मैं 40% दे देता हूँ। सो 40% ऑफ 8,000 कितना हुआ? 3,200। सो 3,200 उनको मिल गया है फ्रॉम जेनरस डोनर। और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जेनरस डोनर। जेनरस डोनर से उसको कितना कंट्रीब्यूशन मिला, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सो सी इज द आंसर। यह क्वेश्चन पढ़ना खत्म हुआ, यह आंसर रेडी था। आते हैं, सारे ऐसे होंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, खासकर तब जब आप काफी गलत करते जा रहे हो। तो एक हाथ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लेवल ऑफ, जब आप गलत कर रहे हो ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिक्रीज होती रहती है, और जब आप करेक्ट कर रहे हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होती रहती है। बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं, थोड़े थोड़े मार्जिन से, थोड़े थोड़े, यानी कैट की लेवल तो फिर भी नहीं आती, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना और इस पर हम तो सही करेंगे तो लेवल बढ़ती रहेगी, ये तो हमारा लॉस है नहीं भाई, एकदम माइन्यूट लेवल से बढ़ती रहेगी। तो बट ऐसी लेवल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक हाथ क्वेश्चन है ना, ये एडॉप्टिव पैटर्न में ऐसे ही होता है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन 15 डेज बाय 5 स्किल्ड वर्कर। तो यार वर्कर को मैं मेन मान लेता हूँ। 5 स्किल्ड वर्कर ने बोला था कि हम 15 दिनों में काम खत्म कर देंगे। याद है ना, ऐसे केस में हम टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? मेन इनटू डेज। तो मेन है 5, डेज है 15, बोला था 75 डेज में काम तमाम, ठीक है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, however 2 workers left the house project after working for 3 days। गाइज पूरे 15 वर्कर ने, सॉरी 5 वर्कर ने काम शुरू किया टुगेदर, क्योंकि बोला ही था हम साथ में मिलके 15 दिन में कर देंगे, यानी हमने मान रखा था ये रहा आपका टोटल वर्क डन। और इस तरह से उन्होंने काम शुरू तो किया, लेकिन फिर आपस में कुछ अनबन हो गई होगी। इस वजह से आउट ऑफ दिस 5 स्किल्ड वर्कर 2 वर्कर ने काम तुरंत छोड़ दिया 3 दिन के बाद, यानी 15 दिन तो बहुत दूर रह गई, 3 दिन के बाद 2 वर्कर ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब गाइस मुझे बताओ, जो टोटल वर्क डन है वो टुकड़ों में हो जाएगा। 2 वर्कर जो है, हमारा फॉर्मूला तो यही होता है मेन इनटू डेज, बट अब वो टुकड़ों में। पहले जो 2 वर्कर है
है ना, 2 वर्कर, उनका डेज कितना है 3, उनका डेज कितना है 3। और क्वेश्चन वो आपको पूछ रहा है so 2 worker left the house project after working for 3 days, how many more days are required by the remaining worker to complete the project। तो रिमेनिंग वर्कर को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। आप ऐसा भी इसको खेल सकते हो गाइस कि पहले तो पूरे 5 वर्कर थे ना, पहले तो पूरे के पूरे 5 वर्कर थे, तो मेन कितने हैं 5, और उन्होंने कितना दिन काम किया 3 दिनों तक, और जैसे 3 दिन हो गए 2 वर्कर छोड़ दिए। मुझे बताओ आउट ऑफ दिस 5 जैसे के 3 दिन हुए, जैसे 3 दिन हुए 2 वर्कर छोड़ गए, बराबर, यानी पहले 3 दिन कितने वर्कर थे, पांचों की पांचों, बराबर, पांचों की पांचों, और बाद के जो रिमेनिंग डेज है, मैं मान लेता हूं रिमेनिंग डेज है x, यही तो हमें निकालने बोला है ना। तो उन रिमेनिंग डेज में कितने वर्कर थे 3, क्योंकि 2 वर्कर ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके थे। चमका गाइस, तो ये केस बना, यानी मेन इंटू डेज रेडी ना आपके पास टुकड़ों में। पहले 3 दिनों तक सही सब एकदम बढ़िया चल रहा था, सारे वर्कर टुगेदर काम कर रहे थे, तो मेन इंटू डेज, लेकिन उसके बाद 2 छोड़ दिए, तो बचे मेन कितने अब 3, एंड रिमेनिंग डेज x। और वही पूछा है आपको कि बताओ हाउ मेनी मोर डेज, यानी हाउ मेनी मोर डेज यानी क्या, रिमेनिंग वर्क को लगने वाले और कितने एक्स्ट्रा दिन थे। जब 2 वर्कर जॉब छोड़ दिए उसके बाद और कितने दिन काम चला टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सो हाउ मेनी मोर डेज रिक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग वर्कर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो रिमेनिंग वर्कर थे 3, क्योंकि उसमें से 2 छोड़ दिए, सो 3 लोगों ने और x डेज काम किया। देखो ये 3 वर्कर जो ना वो यहां पर भी है, इन 5 में भी 3 तो वही है जो आखिरी तक डटे रहे, और 2 जो छोड़ दिए उनको हमने हटा दिया। 2 वर्कर, ये पहले 5 वर्कर 3 दिन तक करते रहे, फिर 2 वर्कर गए, बट अभी भी इनमें से जो 3 बचे वो रिमेनिंग x डेज तक डटे रहे। और क्वेश्चन है वही बोला है कितने और एक्स्ट्रा दिन लगे टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और वही मैंने मान लिया x एक्स्ट्रा डेज लगे, तो लेट x मोर डेज रिक्वायर्ड, x मोर डेज, है ना, और वही मैंने बोल दिया यहाँ पे। कम ऑन गाइस, टोटल वर्क डन है आपका 75, तो ये होगा 15 प्लस 3x, 15 इधर आके माइनस हो गया, तो ये x आपको मिल गया 20। खेल खत्म। क्वेश्चन बड़ा हलवा इजी था, C इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ सीता एंड मीता वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 20 डेज। तो सीता एंड मीता 20 दिन में काम खत्म करते हैं, 20 डेज, ठीक है। रीता टेक्स 30 डेज, एक तीसरी वर्कर आ चुकी है रीता, जिसको 30 डेज लगते हैं अकेली को। रीता टेक्स 30 डेज टू कंप्लीट, सिर्फ रीता बोला है। इन हाउ मेनी डेज द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इफ सीता मीता रीता वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों साथ में काम करे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। अगेन गाइज, ऐसे केस में आपको पता है आप टोटल वर्क डन एज्यूम कर लेते हो, इनका कॉमन मल्टीपल तो 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल है 60 यूनिट्स। तो अब मुझे बताओ इससे हम क्या निकालते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी हम निकाल लेंगे, पहली इफिशियंसी निकलेगी सीता और मीता को मिलाकर, ये दोनों मिलकर 60 यूनिट 20 दिन में बनाती है, मतलब उनका जो इफिशियंसी है वो है 3 यूनिट्स पर डे। रीता अकेली 60 यूनिट 30 डेज में बना रही है, मतलब उसकी इफिशियंसी है 2 यूनिट्स पर डे। तो गाइज मुझे बताओ इन तीनों की मिलाकर अगर मैं इनको जोड़ दूं, सीता मीता प्लस रीता, तो इन तीनों की मिलाकर इफिशियंसी क्या आएगी, इन तीनों की मिलाकर इफिशियंसी आ गई 5 यूनिट्स पर डे। तो 5 यूनिट अगर वो एक दिन में कंप्लीट करने वाली है, एक दिन में, तो टुगेदर वो पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में करेगी, है ना। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय सीता मीता रीता टुगेदर। सो गाइज आपको पता है जब भी आपको डेज निकालने हैं तो आप क्या करते हो, टोटल वर्क डन अपॉन इनकी इफिशियंसी, जिनके साथ आपको काम करवाना है। तो वर्क डन तो हमने 60 मान लिया है, और जिनके साथ काम करवाना है ये तीनों टुगेदर है, जिनकी इफिशियंसी 5 है। सो 12 डेज, 12 दिन में तीनों मिलकर काम खत्म करेंगी गाइस, 12 डेज, ऑप्शन ए। चमका, एकदम आसान इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइस आ जाओ, क्वेश्चन बोल रहा है द करंट एज ऑफ रेशो ऑफ अनीशा एंड दीपक। तो अनीशा और दीपक के करंट एज का रेशो है 6:x। दिस इज व्हाट करंट एज। इसको आप करंट एज बोल सकते हो, प्रेजेंट एज बोल सकते हो। तो प्रेजेंट एज का रेशो क्या है उनका 6:x। अनीशा इज 8 years यंगर देन परितोष। गाइज परितोष के कंपैरिजन में 8 साल छोटी है अनीशा। क्लियर बोल दिया कि अनीशा जो है वो 8 साल छोटी है, यंगर मतलब छोटी, देन परितोष। अब अच्छा, अब आप बोलोगे सर परितोष ये नया कैरेक्टर कौन आ गया पिक्चर में, अनीशा और दीपक का तो पता था परितोष। तो यस, अनीशा का एज उसने परितोष के रिस्पेक्ट में दिया है, बट परितोष के बारे में आगे डेटा दे दिया है कि अनीशा जो है वो 8 साल छोटी परितोष से। हुज एज
गाइस ये हुज, हुम, विच ये वर्ड किसके लिए होती है? जस्ट जिसका नाम उसके पहले खत्म हुआ है। हुम, हुज, वू, इन वर्ड्स के पहले जिसका भी नाम खत्म हुआ है ना, अगली लाइन उसी के लिए रहती है। सो अनीशा इज 8 years यंगर टू परितोष, मतलब अनीशा 8 साल छोटी परितोष से। परितोष हुज एज, यानी परितोष का एज विल बी 40 years आफ्टर 8 year। तो गाइस मुझे बताओ, आफ्टर 8 year, आफ्टर 8 years अगर परितोष का एज 40 होने वाला है, तो मुझे बताओ अगर आफ्टर 8 year वो 40 होने वाला है तो आज कितना है प्रेजेंट एज? अरे सिंपल सी बात है ना यार, 8 साल के बाद आप 40 साल के होने वाले हो, मतलब आज कितने के हो? 32 ना। 8 साल में आपकी उम्र 8 से ही बढ़ेगी। 8 साल के बाद आप 48 के होने वाले हो, तो आज आप 40 के हो। यही तो होता है, ये आंखों ही आंखों में हो जाना चाहिए ना। तो 8 साल के बाद परितोष 40 का होने वाला है, तो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी परितोष की? 32। और अगर प्रेजेंट एज 32 है परितोष की, तो अनीशा का कितना हो गया? प्रेजेंट एज 32 में से 8 गया, क्योंकि क्वेश्चन ने ये आपको बोला है। ये पूरा डेटा क्या है? प्रेजेंट का ही है ना। और जो इंसान जिससे जितना छोटा होता है उतना हमेशा उससे छोटे रहेगा ना। अगर आपके और आपके भाई के बीच में या बहन के बीच में 2 साल का डिफरेंस है गाइस, तो बचपन से लेकर अब तक 2 साल का ही है ना। ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे डिफरेंस कम होते रहेगा, या आपका भाई बहन बड़ी होगी तो डिफरेंस बढ़ते रहेगा, नहीं, है ना। तो एक बार दो इंसान के एज में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बरकरार होता है, ठीक है। तो बस 8 साल के पहले अगर परितोष 40 का था तो आज 32 का है, तो आज अनीशा कितने की? तो आज वाले परितोष में से 8 हट गए, अनीशा आज 24 की। मैं आज की अनीशा क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ने ये रेशो मुझे आज का दिया है। तो अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बताओ द डिफरेंस बिटवीन दीपक्स एंड अनीशाज एज इज सेम एज। वो बोल रहा है दीपक और अनीशा के एज के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है एज परितोष एज इज सेम एज परितोष एज। परितोष प्रेजेंट एज, परितोष प्रेजेंट एज। तो परितोष का प्रेजेंट एज कितना है? 32। तो गाइस दीपक और अनीशा के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 32 होना चाहिए, वो 32 होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना, अनीशा माइनस दीपक। उसने ऐसा थोड़ी बोला है कि दीपक में से ही अनीशा माइनस करो। आप अनीशा माइनस डिफरेंस बोला है, तो आप दीपक के एज में से अनीशा माइनस कर सकते हो, या अनीशा के एज में से दीपक माइनस कर सकते हो। बट गाइज आप सोचो, अगर मैं अनीशा के एज में से दीपक माइनस करता, अनीशा का प्रेजेंट एज 24 है, माइनस डी इज 32, तो अगर माइनस डी उधर चला गया और ये 32 इधर आ गया, तो दीपक का एज निगेटिव आ रहा है। भाई निगेटिव एज तो जिंदगी में आज तक हमने देखा नहीं है। कोई आपके समझ में कोई ऐसा इंसान आपके जान पहचान में जिसका एज -8 है, -9 है? नहीं ना। तो इसलिए गाइज यहाँ पे अनीशा के एज माइनस दीपक का एज करना क्या हो रहा है? लॉजिकली टेक्निकली रॉन्ग हो रहा है। एज कभी भी निगेटिव नहीं आता। तो दीपक और अनीशा के एज का डिफरेंस वही है जो परितोष का प्रेजेंटेज है, और परितोष का प्रेजेंटेज 32 है। तो मुझे बताओ इससे मुझे दीपक का एज मिल जाएगा, क्योंकि अनीशा का प्रेजेंटेज है 24 बराबर, तो दीपक का प्रेजेंटेज आ जाएगा 56। तो गाइस हो गया हमारे पास, दीपक का प्रेजेंटेज आ गया है। सो देखो अनीशा का ये क्वेश्चन है, हमें अब जो फॉर्मूला दिया है, अनीश करंट एज का रेशो है, तो अनीशा का करंट एज कितना है? 24। दीपक का करंट एज कितना है? 56। और ये है 6/x। खत्म। ये सॉल्व करना है हमें, ये सॉल्व करना है गाइस। तो आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है आपको। ये जो स्टार्टिंग में उसने आपको x दिया था ना रेशो में, वो निकालना है। अब गाइस सिंपल है, अगर मैं यहाँ 4 से डिवाइड कर लूँ, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 4 से डिवाइड करने के बाद 14। देखो ये 6 के बराबर, तो x किसके बराबर? 14। या फिर आप क्रॉस 6 से 6 कटा, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x इंटू 1 x एंड 14 इंटू 1 14, ऐसा भी कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 14 गाइज, ये रहा आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार चाहे तो मैं फास्ट बता दे रहा हूं, डिटेल में एक बार वापस सुनना है तो रिकॉर्डिंग पीछे लेकर देख लेना। अनीशा और दीपक का प्रेजेंट यानी करंट एज दे दिया है 6:x। फिर बाद में बोल दिया है कि भाई अनीशा जो है वो परितोष से 8 साल छोटी है, यंगर यानी छोटी है। और फिर परितोष के बारे में डेटा दिया कि परितोष ये हुज एज विल बी 40 आफ्टर 8 ईयर। परितोष का जो 8 साल के बाद वाला एज है वो 40 है, यानी आज का एज 32 है। और अगर आज परितोष 32 का है तो अनीशा तो उससे हर बार 8 साल से छोटी रहेगी ना, कितना भी अब ये पीरियड आगे चले जाए। तो आज अगर परितोष 32 का है तो उससे 8 साल छोटी अनीशा आज 24 की है। फिर क्वेश्चन ने एक बेहतरीन हिंट दिया कि दीपक और अनीशा के एज का डिफरेंस ये परितोष के प्रेजेंट एज के बराबर है, यानी दोनों के एज का डिफरेंस 32। मैंने आपको बताया भी कि अगर आप अनीशा माइनस दीपक करते तो दीपक का एज निगेटिव आता, विच इज नॉट वैलिड।
तो यस, दीपक माइनस अनीशा मैंने किया तो उससे मुझे दीपक का एज 56 मिल गया। अनीशा का प्रेजेंट एज रखा, दीपक का प्रेजेंट एज रखा, क्योंकि रेशो भी हमारा प्रेजेंट एज का है, तो वो उसको इक्वेट किया 6/x से, सॉल्व किया, x की वैल्यू मिली 14, चक दे फट्टे। Come on guys, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन एंड मोहन स्टार्टेड ड्राइविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम देयर ऑफिस टू द सेम पॉइंट। अपने ऑफिस से निकले हैं, ठीक है, और सेम पॉइंट पे, मान लो ये है वो पॉइंट ए। दोनों दोनों कौन, रोहन भी और सोहन भी, दोनों अपने ऑफिस से निकले हैं सेम पॉइंट पे, यानी रोहन भी उधर ही निकला है और मोहन भी उधर ही निकला है। नाउ रोहन वॉज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो रोहन की स्पीड आपको दे दी है 60 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज मोहन वॉज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80, तो मोहन की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। भले ही दोनों साथ में निकले गए, लेकिन इतना तो पता है ना आपको कि अगर मोहन फास्टर है तो मोहन हर एक बढ़ते समय के साथ रोहन से आगे आगे जाते रहेगा। मोहन की स्पीड अगर ज्यादा है रोहन से, और क्वेश्चन ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि रोहन के 1 घंटे के बाद मोहन निकला या रोहन के 2 घंटे के बाद मोहन निकला, नहीं ना, तो हम यही मान के चलेंगे दोनों साथ में निकले, है ना। इनफैक्ट मान के क्या चलना, बोला ही है साइमल्टेनियस का मतलब ये कि दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पे। बट जो कि मोहन की स्पीड ज्यादा है तो मोहन लगातार रोहन से आगे जाते रहेगा जैसे जैसे समय आगे जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स आफ्टर दे स्टार्टेड विल इट टेक फॉर मोहन टू बी 100 किलोमीटर अहेड ऑफ रोहन। गाइज यार ये कॉमन सेंस मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़कर, यानी पिछले क्लास में थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग वैरायटी, डेटा सफिशिएंसी, ये मैंने समझाया था। जिसने मिस किया देख लेना। इस सेशन में मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कितने हलवा हो सकते हैं इन मैथ के, और होते हैं, बस आपने सही ढंग से जाना है, और जो नहीं समझ रहा है बढ़ जाना है आगे, है ना, बढ़ जाना है आगे, ज्यादा टाइम नहीं देना, यहाँ टाइम बहुत मैटर करेगा। तो यार ये कॉमन आंखों से समझ रहा है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में रोहन जाता है, स्पीड का मतलब ही वो पर आवर। 80 किलोमीटर 1 घंटे में मोहन जाता है, यानी 1 घंटे के बाद देख लो दोनों में कितना गैप आ जाएगा, 20 किलोमीटर का। बट क्वेश्चन चाहता है कि दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप कब आएगा, यानी मोहन, मैंने कहा है लगातार रोहन से आगे जाते रहेगा, लेकिन वो 100 किलोमीटर आगे कब हो लेगा एज कंपेयर विथ रोहन। यार तो हर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर आगे होता है, तो 100 किलोमीटर के लिए उसको 5 घंटे लगेंगे, खत्म यार, 5 इज द आंसर, आंखों ही आंखों में। आप चाहे तो यार रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। दोनों ऑफिस से सेम पॉइंट पे निकले हैं, ऑफिस से सेम पॉइंट यानी सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। मैंने हमेशा कहा है जब सब्ट्रैक्शन है तो बड़ी में से ही छोटी स्पीड माइनस करना। तो ये रही उन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड। अगेन क्वेश्चन ने जो दोनों के बीच में फासला होना चाहिए वो 100 किलोमीटर का बोला है, तो ये रहा दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड, ये रहा दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस। क्वेश्चन बस आपको पूछ रहा है टाइम कितना, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100 किलोमीटर का फासला 20 के रिलेटिव स्पीड से होगा बराबर 5 घंटे के बाद। बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस स्पीड का इंटरप्रिटेशन आपको पता चाहिए कि किलोमीटर पर आवर यानी इतना किलोमीटर वो जाता है 1 घंटे में, और ये 80, ये 60 या 80 यानी 1 घंटे में 20 का फासला, तो 100 किलोमीटर के फासला लाने के लिए हमें 5 घंटे लगेंगे। खत्म। चलो गाइस ये रहा इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो सीता टूक अ लोन फ्रॉम अ बैंक ऑफ ₹10,000। जो भी लोन हम लेते हैं वो हमारे लिए प्रिंसिपल है फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे दिया है, कंपाउंडेड एन्युअली। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और वो भी एन्युअली, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैटर करता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एन्युअली फॉर्मूला बदल जाता है। सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट वर्ड देख के बस बहक मत जाना, अच्छा उसने अमाउंट पूछा है, क्योंकि हमारी एक टर्मिनोलॉजी में ए सिंबल भी तो आता है ना, यहाँ पे ए भी तो एक फॉर्मूला है। बट मैंने कहा है आपको अमाउंट कई बारी जनरलाइज वे में भी यूज होता है, वैल्यू को भी हम अमाउंट बोलते हैं, भाई ये पेन की क्या अमाउंट है, ये पेन की क्या वैल्यू है, ये पेन की क्या अमाउंट है। तो यार उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो एक वैल्यू है ना, तो उसने सिर्फ अमाउंट नहीं बोला है आपको। अगर वो बोलता डिटरमाइन द अमाउंट, खत्म। अगर वो डिटरमाइन द अमाउंट बोल के खत्म करता ना, तो फिर आप बेशक अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होते या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते। आप पूरा पढ़ो, उसने बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू उसने निकालने बोला है। ठीक है, शी नीड्स टू पे बैक, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है गाइस। अब देखो 10,000 आपका प्रिंसिपल है, पीरियड 2 साल है, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली है। तो यार मुझे बताओ, सबसे पहले तो आप टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल लो। टोटल इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मेंशन करो चाहे ना करो, क्या होता है पर एनम, हालांकि यहाँ बोला भी है पर एनम।
तो ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट 2 साल है, तो पहले साल भी 12%, दूसरे साल भी 12%। हमने क्या सीखा है, मन ही मन इसको ए मान लो, मन ही मन इसको बी मान लो, खत्म ना। 2 साल हो गए, 12% पहले साल का, 12% दूसरे साल का, 2 साल हो गए। तो इस पूरे 2 साल में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, ये फॉर्मूला निकालने का, इफेक्टिव परसेंट रेट, इक्विवेलेंट परसेंट रेट निकालने का ये रहा फॉर्मूला। पूरे पीरियड में इन शॉर्ट मुझे टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल होता तो हम सीधा बोलते थे 12 + 12 24, लेकिन कंपाउंड में ये फॉर्मूला हो जाता है। सो गाइस 12 + 12 + 12 × 12 144/100। तो देख लो गाइस, ये हुआ 1.44 और ये हुआ 24, तो 25.44% इतने परसेंट का मुझे रिटर्न मिलेगा बस। और ये जो रिटर्न मिलेगा ये किस पे अप्लाई होता है, प्रिंसिपल पे। तो 25.44% ऑफ प्रिंसिपल, 25.44% ऑफ प्रिंसिपल जो कि 10,000 है। हो गया गाइस, 25.44% यानी अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल। खेल खत्म, 0 0 कटा और ये 2 0 से डेसिमल भी कटा। 2544 इज द आंसर। 2544 सी इज द राइट आंसर गाइस। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, एकदम आसान, इजी पीजी, है ना। सो 2544। एंड अगेन गाइस, जैसे मैंने कहा, आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी ले सकते थे, P इन ब्रैकेट 1 + r/100⁻t-1। अब इसमें वैल्यूज रखो, फिर ये 12/100 0.12 1.12 का स्क्वायर लो, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वही ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, दोनों का मिला के पूरे पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, वो प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दिया, खत्म है। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्ट का है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इन 2 years। वो क्लियर बोल रहा है, एट व्हाट परसेंट पर एनम, यानी रेट पूछा है और क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। रेट पूछा है, क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इन 2 year, पीरियड दे दिया है 2 साल, बट वो बोल रहा है मैं जितना भी इन्वेस्ट करूं ना वो 4 टाइम्स हो जाता है। मैं जितना भी इन्वेस्ट करूँ वो 4 टाइम्स हो जाता है। अगर मैं P इन्वेस्ट करूँ तो 4P हो जाता है, मैं X इन्वेस्ट करूँ वो 4X हो जाता है, मैं 100 इन्वेस्ट करूँ 400 हो जाता है, मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूँ 4 लाख हो जाता है। जिसको जो लेना है लो, जिसको जो लेना है लो। मैंने मान लिया कि अगर मैं P इन्वेस्ट करूँ, ये रहा मेरा प्रिंसिपल, तो वो 2 साल में कितने तो भी रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से 4 गुना हो जाता है। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना हो जाता है। तो गाइज, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए प्रिंसिपल है। जो मैंने क्या माना है, जो मैंने माना है, लेट द प्रिंसिपल इज P, और एज पर क्वेश्चंस का लैंग्वेज वो P बन जाता है 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 गुना। और ये जब वो बन जाता है, दिस बिकम्स दैट, 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो 500 बन गए, 1 लाख इन्वेस्ट किया तो वो 10 लाख बन गया। जब क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज देता है ना, तो जो इन्वेस्ट किया वो तो प्रिंसिपल होता है, और जो बन जाता है ना वो हमेशा अमाउंट होता है। अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअल वो अमाउंट जो सूद समेत प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ हमें मिलती है। तो ये लैंग्वेज जब भी आती है ना कि दिस बिकम्स दैट, 1 लाख का 50 लाख हो गया, तो 1 लाख तो प्रिंसिपल है जो आप इन्वेस्ट करते हो, और वो जो बन गया है वो हमेशा अमाउंट लो। तो गाइस अब मुझे बता दो, उसने आपको क्लियर बोला है कि आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे, जो मैंने P मान ला है, वो 4 गुना हो जाता है, यानी 4P हो जाएगा। तो ये बन गया अमाउंट। पीरियड पता है, R पूछा है, और क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और वो भी क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली, क्योंकि फॉर्मूला बदल जाता है ना, ईयरली हाफ ईयरली होता तो चलो अब यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला। अब इस बार जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको हिंट दी थी, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला था, इस बार क्वेश्चन है आपको सीधा जो हिंट दिए वो अमाउंट की दिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 + r/100⁻t। जो चीज़ें पता है वो रखो, ये 4P। प्रिंसिपल, ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम P बोलते हैं। देखो अगर आप इसको 100 लेते तो ये 400 हो जाता। मुझे बताओगे इस रत्ती भर भी फर्क पड़ता, जैसे कि यहाँ P कटा 4 बचा। अगर आप मान लो अमाउंट 400, ये क्या बन गया, 100 रुपया इन्वेस्ट करने से अमाउंट बन गया 400। तो अगर आप अमाउंट की जगह 400 रखते, प्रिंसिपल 100 बन जाता इनटू दिस ब्रैकेट, तो यार ये इसको जब डिवाइड करता ना 4 ही आता। अगर आप यहाँ 1 लाख रुपया भी लेते और यहाँ पे 4 लाख हो जाता अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 1 लाख, ये जो भी ब्रैकेट है, बट ये जब इसको डिवाइड करेगा, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड ही करेगा, तो ये 4 ही बनेगा। इसलिए मैंने कहा जिसको जो लेना है लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल मेरा P था तो P की जगह P ही रखा है। अमाउंट बन गया है 4P, 1 + R हमें निकालना है और पीरियड है 2। सो गाइस देख लो, P कटा, 4 = 1 +
r/100 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये भी स्क्वायर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया ना, सॉरी यहाँ का स्क्वायर हट गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर हट गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, 1 इधर जाके माइनस r/100, तो r आपको कितना मिला गाइस, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो r मिला 100 और वही पूछा था क्वेश्चन ने, एट व्हाट रेट %। चमका गाइस, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो पूछो और क्लियर है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कम ऑन गाइस, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। माई ग्रैंडफादर डिवाइडेड अ सम ऑफ मनी अमंग मी एंड माई कजिन्स, तो मी मतलब एम, एंड माई कजिन्स राम एंड श्याम इन द रेशियो 2:6:8, यानी मी राम श्याम, ये आपको दे दिया है 2:6:8। आप चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 1:3:4, ठीक है, या फिर ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट आवर ग्रैंडफादर गेव अस, तो क्वेश्चन ने आपको टोटल अमाउंट पूछा है, लेकिन टोटल अमाउंट मुझे बताओ, ये रेशियो में क्या इंटरप्रीट करता है कि मान लो देखो मुझे 2 रुपए, राम को 6 और शाम को 8, यानी 16 रुपए अगर दादाजी बंटवारा करते तो इस तरह से ये बंटवारा होता। एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता दादाजी ने कितनी दी है, बट 16 रुपए अगर दादाजी के पास होते और इस रेशियो में वो बंटवारा करते तो मुझे 2 रुपए देते, राम को 6, शाम को 8, यही रेशियो है। तो इसका मतलब 16 रुपए में से मुझे 2 मिला, राम को 6 और शाम को 8, ये हुआ रेशो के हिसाब से। बट क्वेश्चन ने पूछा है एक्चुअल दादाजी कितना देकर गए हैं, टोटल। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट और ग्रैंडफादर गेव अस बोला है, मी नहीं बोला है। अगर मी बोला होता तो सिर्फ एम निकालना होता, राम का बोला होता तो सिर्फ राम का निकालना होता, अस यानी तीनों का मिलाकर। जो मेरे रेशो के हिसाब से 16 है वो एक्चुअल में रुपीज में कितना। अब हिंट क्या दी है, हिंट दी है इफ राम गॉट 800 मोर देन मी। गाइज राम को 800 रुपए ज्यादा मिले हैं मेरे से। देखो ये रेशो से दिख ही रहा है कि राम को ज्यादा मिले हैं मेरे से, बट कितने ज्यादा मिले, एज पर माई रेशो राम गॉट 4 रुपीज मोर देन मी। राम को 4 रुपए ज्यादा मिले हैं मेरे से, ये मैं बोल रहा हूं रेशो के हिसाब से, बट क्वेश्चन बोल रहा है राम को 800 रुपए ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर विथ मी। तो गाइज लॉर्ड यूनिटरी मेथड मेरे हिसाब से 4 है, जो क्वेश्चन के हिसाब से 800 रुपीज है। तो 4 अगर 800 के बराबर है तो टोटल अमाउंट लेफ्ट बाय ग्रैंडफादर 16 इज हाउ मच। 4 अगर 800 के बराबर है, राम का और मेरा डिफरेंस जो 4 है 800 के बराबर है, तो टोटल अमाउंट जो दादाजी देकर गए हैं 16, वो एक्चुअल में कितना। खत्म गाइज। इसमें सिंपली वो कितना आप x मान लो, आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फिर मैंने कहा है यहाँ देखो 4 का 4 टाइम्स हो रहा है, 4 का 4 गुना 16, तो यहाँ 800 का 4 गुना ले लो, 3200 इज द आंसर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ 4 का 200 टाइम्स हो रहा है बराबर, तो यहाँ 16 का 200 टाइम्स ले लो, फिर भी आंसर 3200 ही आएगा। जैसा आपको लेना है गाइस। अगर यहाँ 4 का 4 टाइम्स हो रहा है 16, तो 800 का 4 टाइम्स ले लो, आपको 3200 मिलेगा। या 4 का 200 टाइम्स हो रहा है, तो इसी तरह नीचे भी 16 का। एक तो वर्टिकल पैटर्न फॉलो करो या हॉरिजॉन्टल पैटर्न फॉलो करो। तो यहाँ 4 का 4 गुना, यहाँ 4 गुना 3200, यहाँ हॉरिजॉन्टल पैटर्न 4 का 200 टाइम्स, तो 16 का 200 टाइम्स 3200। और अगर मान लो कोई पैटर्न आपसे बन ही नहीं रहा तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 इंटू एक्स 4x, 16 इंटू 800, दिस इंटू दिस। अब 4 इधर जाके डिवाइड कर लेगा। अब देखो आंसर बना 800 इंटू 4 3200, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो गाइज अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। माय गार्डन इज अ सर्कुलर इन शेप, तो ये रहा मेरा गार्डन जो कि सर्कुलर शेप में है। एंड अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट, तो एक पाथ हमने उसके अराउंड जो कि यूनिफॉर्म विड्थ है, भले ही आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये विड्थ सेम है सब जगह, जितनी ये विड्थ है उतनी ही ये विड्थ है, उतनी ही ये विड्थ है, उतनी ही ये विड्थ है, इतनी ही ये विड्थ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म विड्थ ये है वो आपकी यूनिफॉर्म विड्थ, जिसको मैं W मान लेता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम में भले आपको नहीं दिख रहा गाइस, हैंड जस्ट फ्री हैंड से निकाली है, लेकिन विड्थ यूनिफॉर्म है। तो देखो सबसे पहले ये गार्डन है, ये जो अंदर है ना ये गार्डन है, इसको चलो मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, व्हाइट से। तो ये जो अंदर है ये गार्डन है। तो ये क्वेश्चन ने बोला है कि माय गार्डन इज सर्कुलर इन शेप एंड अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट।
तो देखो ये गार्डन के अराउंड मैंने एक यूनिफॉर्म विड्थ का पाथ कंस्ट्रक्ट किया है। ऑफ कोर्स गार्डन अगर सर्कुलर है तो पाथ भी सर्कुलर होगा, गार्डन रेक्टेंगुलर होता तो पाथ भी रेक्टेंगुलर होता। सो अराउंड इट विच इज ऑफ 2 मीटर, तो विड्थ आपको दे दिया है 2 मीटर गाइस, विड्थ जो है ना वो 2 मीटर का आपको दे दिया है, बहुत बढ़िया। नाउ इफ द रेडियस ऑफ माई सर्कुलर गार्डन इज 8 मीटर, अब मेरे गार्डन, अगेन मैं बोल रहा हूँ गार्डन मतलब क्या, अंदर वाला व्हाइट वाला, वो रेडियस आपको दे दी है, वो रेडियस आपको दे दी है गाइस क्वेश्चन ने। रेडियस कितनी दी है क्वेश्चन ने, वो रेडियस आपको दे दी है 8 मीटर। अगेन यूनिट भी देख लो, यूनिट भी देख लो, ये भी मीटर में, ये भी मिनट में, मीटर में परफेक्ट है, कुछ मीटर में होता कुछ सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द पाथ, हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है गाइस, हमें पता है कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है सिर्फ पाथ का, सिर्फ पाथ का। गाइस अब मुझे बताओ यार ये एरिया आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, आंखों से दिख रहा है, पूरे बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस, अब बाहर वाला सर्कल तो इतना पूरा हो गया ना, बट उसमें से हमें सिर्फ पाथ चाहिए तो वो हटा दो जो नहीं चाहिए, माइनस गार्डन का एरिया। तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, या आउटर सर्कल का एरिया माइनस गार्डन का एरिया जो नहीं चाहिए, मिलेगा पाथ। अब गाइज आप बोलोगे सर इनर सर्कल की रेडियस तो पता है, आउटर सर्कल की नहीं मालूम। अरे मालूम है भाई, इनर सर्कल की अगर 8 है, मुझे बताओ अगर यही चीज मैं जोड़ लूं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको तुम यूनिफॉर्म विड्थ बोल रहे हैं ना, तो अगर ये विड्थ आपकी 2 मीटर की, तो आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा? देखो आउटर सर्कल के रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, और कैपिटल आर आपको ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, विजुअलाइजेशन से दिख रहा है कि स्मॉल आर प्लस डब्ल्यू। स्मॉल आर है आपकी 8, गार्डन का रेडियस, और उसमें डब्ल्यू ऐड कर दो गाइस, ये विड्थ यानी कि 2, आपको मिलेगी कैपिटल आर यानी कि आउटर सर्कल का रेडियस। और द बस देयरफॉर जैसे कि मैंने कहा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। पाथ यानी वही जो मैंने ग्रीन लाइन से शेडेड किया है, तो पूरे बाहर के सर्कुलर एरिया में से अंदर का सर्कुलर एरिया माइनस कर दो, सो एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। और एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर, ये बस ये आउटर है इसलिए उसकी रेडियस लो जो कि कैपिटल आर है, और जो इनर है उसके लिए उसकी रेडियस लो स्मॉल आर। ठीक है, सो हो गया गाइस, पाई के फॉर्म में आंसर है तो पाई को एज इट इज रखो, कैपिटल आर है 10 उसका स्क्वायर, स्मॉल आर है कितना, स्मॉल आर आपको दे दिया है क्वेश्चन ने 8 उसका स्क्वायर, तो हो गया 10 स्क्वायर 100 माइनस 64 36 पाई, तो 36 पाई इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइस। चमका, आसान, इजी पीजी, एकदम ही हलवा। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन को टैकल करने का एक बेहतरीन अप्रोच होता है ना, मस्त अप्रोच होता है गाइस। क्वेश्चन आपको बोल रहा है लेट ए एंड बी आर इवन इंटीजर्स, ए और बी को उसने इवन बोल दिया है और वो भी इंटीजर बोल दिया है। ठीक है, इंटीजर बोल दिया है, तो ए कॉमा बी ये इवन इंटीजर्स है। अब कुछ भी ले सकते हो, अब मैं तो ले लेता हूँ भाई, मुझे पता है कैलकुलेशन मुझे ही करना है, तो मैं जितना छोटा हो सके उतना छोटा ले लेता हूँ। ए को ले लिया 2, बी को ले लिया 4, तो आर इवन इंटीजर्स एंड सी इज ऑड इंटीजर। अच्छा उसने ऐसा भी नहीं बोला है कि दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों यूनिक है, नहीं, आप इक्वल भी ले सकते हो, 2 2 भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो, चलो मैंने अलग ले लिया। और सी को उसने ऑड इंटीजर बोला है, तो सी तो मैं ले लूंगा भाई 1, सी में तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, 1 ले लिया। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ट्रू नहीं पूछा है, फॉल्स। ऐसी केस में सबसे बेहतरीन अप्रोच यही होता है, जो उसने हिंट दी है उसके हिसाब से अपने वेरिएबल एज्यूम कर लो। ए और सी को उसने इवन बोला है, मैंने इवन ले लिया, ए और बी को सॉरी 2 और 4, और सी को ऑड बोल दिया तो सी को मैंने 1 ले लिया। अच्छा मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, तुरंत लेक्चर को पॉज करके आप चाहे तो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 8 ले लो, यहाँ 3 ले लो, आप चाहे तो यहाँ 10 ले लो, यहाँ पे 16 ले लो, यहाँ 7 ले लो, बस इतना जरूर करना कि ए और बी को पक्का इवन रखना और सी को ऑड रखना। इनफैक्ट उसने कहीं पर भी ऐसा, जैसे मैंने कहा, बोला नहीं है कि दोनों अलग अलग है, ए और बी अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप इक्वल भी लेके देख लेना ए और बी को, फिर भी देखना आंसर उसी से मैच होगा जिससे अभी होने वाला है। बट ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मालूम है कैलकुलेशन आपको करना है, तो वैल्यूज भी ऐसी लो जिससे आप बहुत फास्ट मन ही मन वर्बली कैलकुलेशन कर सको। तो गाइस मेरे ए बी सी बन चुके हैं एज पर क्वेश्चन का डेटा। अब मुझे देखना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फॉल्स है, तो ए बी सी हर जगह रखूंगा और चेक करूंगा जो उसने बोला है इवन आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ये एक्सप्रेशन ऑड आ रहा है, ये वाकई में हो रहा है कि नहीं, है ना।
तो चलो ऑप्शन ए में रखता होगा। इस ऑप्शन ए में ए क्यूब यानी कि 2 क्यूब, ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। गाइस देख लो 3 क्यूब कितना होता है 8, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 स्क्वायर 1 होता है तो 4 हो गया ये, प्लस 16। गाइज अगेन 20 इंटू 8, अगेन पूरा पूरा आंसर नहीं भी निकालो तो चलेगा, बस आपको यहां तक पता चल जाए कि ये 8 इवन है और ये भी इवन है। ब्रैकेट में अगर बड़े से बड़ा एडिशन भी आता तो भी आपको बस देखना था ये इवन है और ये इवन है, और बच्चा भी जानता है कि इवन इंटू इवन हमेशा इवन होता है। दुनिया के कोई भी दो इवन इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो आपको आंसर इवन ही मिलेगा। 2 इंटू 4 इवन, 16 इंटू 4 इवन, 18 इंटू 10 इवन। ठीक है, तो यार ये तो इवन आ रहा है और क्वेश्चन ने इवन ही बोला था, क्वेश्चन ने इवन ही बोला था, तो ये तो ट्रू है, हमें निकालना है फॉल्स। ऑप्शन ए तो ट्रू आ गया, तो ये तो फॉल्स है नहीं। चलो बी में जाओ। ए क्यूब यानी 2 क्यूब, प्लस सी क्यूब यानी कि 1 क्यूब, इंटू सेकंड ब्रैकेट में क्या बोला है बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सी क्यूब नहीं है, सी का स्क्वायर है, ए क्यूब प्लस सी स्क्वायर, और फिर बोला है बी स्क्वायर कितना है भाई 4 स्क्वायर, प्लस सी क्यूब यानी 1 क्यूब। अब देख लो यार 2 क्यूब 8 और 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 स्क्वायर 16 और 1 क्यूब 1 होता है। ठीक है, अब देख लो गाइस ये हुआ 9 और ये हुआ 17, एंड 9 इंटू 17, 9 भी ऑड है, 17 भी ऑड है, और ऑड इंटू ऑड, दुनिया की कोई भी दो ऑड इंटीजर देख लो उनका प्रोडक्ट ऑड ही आएगा। 3 इंटू 7 ऑड, 15 इंटू 3 ऑड, तो ये आया ऑड। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ऑड ही बोला है भाई, तो ये भी क्या हुआ ट्रू हुआ, हमें फॉल्स चाहिए, तो ऑप्शन बी भी गया। सेम अब ऑप्शन सी में जाओ। 5 इंटू ए रेस टू 4, तो 5 इंटू ए रेस टू 4 यानी 2 रेस टू 4, प्लस 3 इंटू सी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, इंटू सेकंड ब्रैकेट में बी कितना है 4, प्लस 2 इंटू सी क्यूब यानी 1 क्यूब। बस गई। अब देखो 2 रेस टू 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 5 80, प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है तो 3 इंटू 1 3। नाउ गाइज सेकंड ब्रैकेट में तो आपको सीधा बी दिया था 4 एंड 2 इंटू सी क्यूब, तो सी क्यूब यानी 1 क्यूब तो 1 होता है इंटू 2। गाइज आप मुझे बता दो ये 83 जरूर है बट इंटू 6 है ना, और ये भी याद रखना कि ऑड इंटू इवन हो या इवन इंटू ऑड हो, इन दोनों का जो होता है ना वो इवन ही होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो ना, कोई भी ऑड ले लो 3 इंटू इवन लो 6, 3 इंटू 6 18 इवन आया। कोई भी इवन लो 12, कोई भी ऑड लो 3, तो 12 इंटू 3 36 इवन आया। तो गाइज जैसे इवन इंटू इवन हमेशा इवन, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड, इवन इंटू ऑड हो या ऑड इंटू इवन हो वो हमेशा इवन आता है। मतलब 100 बात की एक बात, ऑड सिर्फ कब आता है जब ऑड इंटू ऑड है, जब ऑड इंटू ऑड है। तो गाइज अगेन मैंने कहा ना हमें पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा है 83 यानी कि ऑड, ये आ रहा है 6 यानी कि इवन, और इवन इंटू ऑड हमेशा इवन होता है। वैल्यू कुछ भी आए इवन होता है, बट उसने हमें क्या बोला ऑड बोला, तो ये है फॉल्स, ये है फॉल्स। फर्स्ट इसमें जो वैल्यूज मैंने एबीसी की रखी थी वो वाकई में इवन दे रही है इसलिए ट्रू हुआ, सेकंड भी ऑड दे रहा है ट्रू हुआ, हमें चाहिए फॉल्स। थर्ड हमें इवन मिला बट उसने ऑड बोला, गाइस खत्म, मिल गया, हमें पकड़ लिया, सी इज द आंसर। अब एग्जाम में आपको मालूम है कि एक बार आंसर मिल गया है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जस्ट ये प्रैक्टिस चल रही है तो आप चाहे तो तसल्ली के लिए ऑप्शन सी ऑप्शन डी भी एक बार ट्राई कर लो, उतना ही कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, और तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ यार एग्जाम में फिर ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए इस अप्रोच से हमें जाना है, और एक बार हमारा करेक्ट आंसर आ गया तो आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो c⁵ यानी 1⁵, सी की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1⁵। नाउ ए स्क्वायर यानी कि कितना 2 स्क्वायर इंटू बी क्यूब यानी कि 4 क्यूब, माइनस 7 इंटू 1 क्यूब सी क्यूब बोला है। अब ये ऑड बोल रहा है, ठीक है 1⁵ तो 1 ही होगा तो इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। गाइज अगेन मुझे बताओ 2 स्क्वायर कितना हुआ 4 एंड 4 क्यूब कितना हुआ 64, माइनस 7 इंटू 1 क्यूब 7 होता है। अब आप ही देखा, आप ही देख लो गाइज, बाहर इंटू 1 है इस पूरे ब्रैकेट को, c⁵ यानी 1⁵ नहीं भी लिखा तो चलेगा। ये कितना हुआ 4 इंटू 64 256, माइनस 7 कितना हुआ रे 249, 249 क्या आया ऑड आया, और उसने देखो ऑड ही बोला था तो ये भी क्या हुआ सत्य हुआ ना, ये भी ट्रू हुआ, बट हमें ट्रू नहीं चाहिए था फॉल्स चाहिए था, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब तो कोई भी नहीं होगा ना वैसे भी क्योंकि सी हमें मिल चुका है, तो बस हमें ऐसी तसल्ली कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। a⁴ यानी 2⁴, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू सी क्यूब, सॉरी c⁴ यानी 1⁴, प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर।
गाइस 2⁴ 16 होता है, 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 1⁴, तो 1 तो 1 ही आएगा, 1 कुछ भी हो, तो 4 इंटू 1 4 एंड 4 स्क्वायर 16। गाइज अगेन 16 इवन है एंड 20 इवन है, इवन इंटू इवन हमेशा इवन होता है और उसने भी इवन ही बोला है, तो ये भी ट्रू है। हमें चाहिए था फॉल्स, फॉल्स मिला सिर्फ ऑप्शन सी। चमका गाइज, एकदम आसान इजी पीजी क्वेश्चन। चलो गाइज अब ये देखो, जैसे कि पिछले क्लास में मिस किया होगा तो देख लेना, आपने देखा था क्या, आपने देखा था डेटा सफिशिएंसी। अब इस क्लास में आप देख रहे हो इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी मतलब वो इनइक्वालिटी नहीं जो हमने कैट के लिए अलजेब्रा टॉपिक में पढ़ा है, वेवी कर्व मेथड वगैरह वगैरह, नहीं। या वो कैसे था डेटा सफिशिएंसी, एक क्वेश्चन दे दिया जाता था, 2 स्टेटमेंट दे दी जाती थी, हमें देखना होता था कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आप आ रहा है क्या, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आप आ रहा है क्या, दोनों से इंडिविजुअली आ रहा है क्या, या दोनों को टुगेदर करना पड़ रहा है, या बिल्कुल ही दोनों से टुगेदर करने के बाद भी नहीं आ रहा है। ये इस तरह से ऑप्शन दिए होते थे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने मिस किया पिछला क्लास देख लेना। तो अब देखो गाइस यहां पर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी मतलब क्या दिया होता है, 2 क्वांटिटी दी होती है और पूछा होता है बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। क्वांटिटी 1 क्या पूरी तरह क्वांटिटी 2 से बड़ी है, अगर हाँ तो ए बोल दो, अगर 1 पूरी तरह छोटी 2 से तो बी बोल दो, 1 बड़ी या इक्वल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बड़ी या इक्वल तो सी बोल दो, अगर मान लो दोनों एग्जैक्ट सेम है तो डी बोल दो। उसने जो भी ऑप्शन दिए मैं वो पढ़ रहा हूं, और आपने कुछ भी कर लिया, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली, फिर भी एक मेन ठोस रिलेशन बना ही नहीं पा रहे हो, है ना, पूरी तरह से ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है ठोस रिलेशन, तो आप ई बोल दो कि द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बस गाइस दोनों क्वांटिटी पूरी तरह से सॉल्व करनी होती है और दोनों को कंपेयर करना होता है, इसलिए उसको बोला जाता है इनइक्वालिटीज, क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्म में दिए होते हैं, ऑप्शन इनइक्वालिटी फॉर्म में दिए होते हैं। तो दोनों को पूरी तरह से सॉल्व करो, कंपेयर करो, जो ज्यादा बड़ी है उस पर टिक करो, बराबर। और सब करने के बाद अगर रिलेशन बन ही नहीं रहा है, एक जगह ये बड़ी एक जगह वो बड़ी, अब वो कैसे होगा, एक जगह ये एक जगह वो, अब आपको इस क्वेश्चन से समझेगा। और जब रिलेशन नहीं बने तो आप ई बोल दो। चलो गाइस, क्वांटिटी 1 उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप बड़ी अच्छी से जानते हो, तो दिस इज द लास्ट वैरायटी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ इनइक्वालिटी को भी समझ लिया, जहां क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है ना, और डेटा सफिशिएंसी तो आप पिछले क्लास में देख ही चुके हो। गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक ढांचा ये होता है, और आपको मालूम है कि जब हम इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे, जैसे अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए मुझे मिला 3, बी मिला 14, सी मिला -5, तो मैं ऐसी 2 वैल्यूज, ऐसे 2 फैक्टर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी के बराबर हो, यानी 3 इंटू -5 -15, और जिनका एडिशन बी के बराबर हो। तो मल्टीप्लीकेशन -15 एडिशन 14, ऐसी 2 वैल्यूज कौन सी गाइज, ऐसी 2 वैल्यूज है -1 एंड 15, ऐसी 2 वैल्यूज है -1 एंड 15, देख लो, -1 इंटू 15 -15, मल्टीप्लीकेशन -15 चाहिए था, है, एडिशन दोनों का +14 चाहिए था, यस। तो बट गाइज ये x की वैल्यूज नहीं, ये तो फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स को अगर मुझे x निकालना है तो इन फैक्टर्स को किससे डिवाइड करना होता है, a के अपोजिट वैल्यू से, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव से, निगेटिव होता तो पॉजिटिव से, यानी हमें डिवाइड करना होता है -a से। सो -a यानी -3 से डिवाइड कर लूंगा तो एक x मुझे मिला 1/3, है ना, एक x मुझे मिला 1/3, या फिर ये जैसे मैंने -1 को डिवाइड किया, सेम दूसरे फैक्टर 15 को भी -a यानी -3 से डिवाइड करना है, दूसरा x मिला -5। तो यार यहाँ पे जो x की पॉसिबल वैल्यूज है फर्स्ट क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद, वो है 1/3 और -5। चलो अब पूरी तरह सेकंड को सॉल्व करो, अगेन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a मिला 7, b मिला 37, c मिला 10, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए a इंटू 7 यानी 70, एडिशन आनी चाहिए 37। तो गाइज ऐसे 2 फैक्टर्स है 35 एंड 2, देख लो, मल्टीप्लीकेशन 70 एडिशन 37, तो गाइज अब यहाँ पे x आपको मिल जाएगा 35, सेम वही, इन फैक्टर को a के अपोजिट वैल्यू यानी -7 से डिवाइड करूंगा तो -5, और 2 को भी -7 से डिवाइड करूंगा तो -2/7। अब आप मुझे बताओ गाइज, यहाँ x की वैल्यू क्वांटिटी b में ये 2 मिली, अब इन दोनों में कंपेयर करके बताओ, और दोनों में मतलब कोई भी एक वैल्यू नहीं लेना है, इसकी भी दोनों कंसिडर करते हुए और इसकी भी दोनों, क्या ये x की दोनों वैल्यूज इस वाले x के दोनों वैल्यूज से पूरी तरह बड़ी है, ऐसा दिख रहा है आपको, या पूरी तरह छोटी है, या पूरी तरह इक्वल है, या बड़ी या इक्वल है, छोटी या इक्वल है, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिख रहा है गाइस, देखो
अगर आप ये वैल्यू लो 1/3, ये बेशक इससे भी बड़ी है, ये बेशक इससे भी बड़ी, क्योंकि दिख ही रहा ना यार ये दोनों निगेटिव है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो हर मायने में निगेटिव से बड़ी रहेगी, तो ये वैल्यू तो इन दोनों से बड़ी है। लेकिन क्या -5 भी इन दोनों से बड़ी है? सर -5 तो इससे इक्वल है ना, इससे इक्वल है, बट इससे छोटी हो गई यार। याद रहे -5 इज लेस देन -2/7, ये चीज तो आपने सीखी है ना। निगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है असल में वो छोटी छोटी बनती जाती है, ये तो आपको पता ही है कि -1 ये बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, तो निगेटिव में जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है ना, वैल्यू का अगर आप नंबर बढ़ाते जाते हो और उस पर अगर माइनस साइन चिपका दो तो वैल्यू बहुत छोटी बन जाती है। तो यार अब मुझे मालूम है कि -5 ये छोटा है -2/7 से, तो मैं तो अटक गया ना, मैं पूरी तरह रिलेशन बना ही नहीं पा रहा। जैसे मैंने कहा 1/3 मुझे इन दोनों से बड़ी दिख गई, बहुत बढ़िया, मैंने बोला चलो भाई ये फर्स्ट क्वांटिटी तो बड़ी आ रही है, लेकिन मैंने कहा ना ईच एंड एवरी वैल्यू सिर्फ एक आके नहीं चलेगा, एक्स की दूसरी वैल्यू ये भी तो है, ये भी आना चाहिए ना। तो ये तो एक से इक्वल आ गई, चलो इक्वल है तो ये भी हो सकता है, ग्रेटर ये दोनों से बड़ी है, चलो बड़ी आ गई, ये एक से इक्वल आ गई, ये भी आ गई, बट ये देखो इस दोनों के कंपैरिजन ने पूरा खेल खराब कर दिया, -5 यहाँ छोटी भी आ गई। मतलब अगर कोई इंसान इन दोनों को कंपेयर करे तो क्या ये इस ऑप्शन को करेक्ट मानेगा? नहीं ना। फर्स्ट क्वांटिटी की दो पॉसिबल वैल्यूज ये है, सेकंड की दो पॉसिबल वैल्यूज ये है, करने वाला कंपैरिजन कैसे भी कॉम्बिनेशन से कर सकता है। अगर आप इसके साथ इन दोनों को कंपेयर करो तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है, लेकिन करने वाला कैसे भी कर सकता है ना, ऐसा रूल थोड़ी कि इसी के साथ करना है। अगर कोई इंसान आया उसने इसके साथ इनको कंपेयर किया तो वो तो बोलेगा सर ये तो इक्वल हो रही है ना, ये दोनों तो इक्वल हो रही है, लेकिन यहां छोटी भी हो रही है। मतलब आप देखो गाइज, एक जगह आपको बड़ी भी दिख रही है, ये वाली वैल्यू इन दोनों से ग्रेटर, एक जगह आपको इक्वल भी दिख रही है, ये -5 और -5 इक्वल हो गया, एक जगह आपको छोटी भी दिख रही है, -5 जो है -2/7 से छोटा हो गया। तो अब मुझे बताओ, ना ही आप पूरी ठोस सबूतों के साथ या ठोस कंक्लूजन के साथ बोल सकते हो कि ए क्वांटिटी 1 की सारी वैल्यूज क्वांटिटी 2 से बड़ी ही है, बोल सकते हो ऐसा? नहीं ना। एक बार एक वैल्यू तो बड़ी आ गई, दूसरी ने खेल खराब कर दिया। देखो ना, ये -5 इन दोनों में -2/7 से जब कंपेयर हुआ, इन दोनों का कंपैरिजन, तो छोटी आ गई, यानी एक बार वो बड़ी भी आ रही है, एक बार छोटी भी आ रही है, एक बार इक्वल भी आ रही है। तो और यहाँ तो सारे ऑप्शन अलग अलग है ना, तो 100 बात की एक बात, एक ठोस रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं पा रहा है, और इसीलिए है ऑप्शन ई, इसीलिए है ऑप्शन ई। गाइज अगेन आप देखो, -5 अगर कंपेयर करो इससे छोटा ही है, -5 इससे कंपेयर करो इक्वल है, बराबर, यानी छोटा भी आ रहा है इक्वल भी आ रहा है। -2/7 देखो अगर इससे कंपेयर करो बड़ा भी आ रहा है। तो आपको कहीं एक वैल्यू क्वांटिटी 1 की क्वांटिटी 2 से बड़ी भी दिख रही है, इक्वल भी दिख रही है, छोटी भी दिख रही है ना, तो ये वैल्यू इन दोनों से बड़ी। बट क्वांटिटी 1 की अगेन और एक वैल्यू है जो एक किसी से इक्वल भी आ रहा है 2 के कंपैरिजन में, और छोटी भी आ रही है, यानी हर तरह की पॉसिबिलिटी आ रही है ना, और ये तो कहीं पर भी नहीं है, और जब कहीं पर भी नहीं है तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ फटाफट से आपको मैं बताता हूं कि जैसे मैंने कहा भी था, पिछला हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको बस बता देता हूं कि एनमैट की सीरीज भले यहाँ खत्म हो रही है, बट आने वाले दिनों में हम और भी जो ओमेट्स है पूरी तरह से उन पे फोकस करेंगे। स्नैप हो जाए, जैट हो जाए, सीमैट हो जाए, सीईटी हो जाए, सबकी सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे गाइज। एनमैट अगर पिछले क्लासेस मिस किए होंगे तो प्लीज देख लेना, डेटा सफिशिएंसी वहां समझ लेना, और भी क्वेश्चन है। आज भी आपने बहुत क्वेश्चंस देखे, साथ में इनइक्वालिटी भी देख ली एंड में, जहां इस तरह से कंपैरिजन होता है। बस पूछने का तरीका अलग है, बाकी यूज तो क्वाड्रेटिक ही हुआ, तो यूज तो वही बेसिक आपका क्वाड्रेंट का सिलेबस होता है, बट पूछने का तरीका बदल जाता है। दैट्स इट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एडॉप्टिव पैटर्न होता है इनमैट में, तो कभी कभी लेवल थोड़ी सी आपको ज्यादा दिखेगी, कभी कभी बहुत कम दिखेगी, बट कैट की लेवल फिर भी टच नहीं करती। बी प्रिपेयर्ड, हो जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।